अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स बाय क्यू कैटेगरी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 8 का सेक्शन 8.8 कवर करना है। ये सेक्शन आपके चैप्टर का लास्ट सेक्शन है। इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होती हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। जब कोई पार्टिकल किसी क्लोज्ड कर्व में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है तो उसकी मोशन क्या होती है? पीरियोडिक होती है। ठीक है, और इसकी मोशन का टाइम पीरियड क्या होगा? कितने टाइम में इसने ये क्लोज्ड कर्व कवर किया है। ठीक हो गया, यानी कि ये पूरा क्लोज्ड कर्व डिस्क्राइब करने में जितना इसने टाइम लगाया है वो इसका क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड। ठीक है, अगर मिसाल करें कि आपका क्लोज्ड कर्व ये था, तो इस पॉइंट से जब ये यहाँ पे ट्रैवल करेगा और वापस जब इस पॉइंट पर आएगा तो फिर इसने कितना टाइम लगाया इस मोशन के दौरान, वो क्या हो जाएगा? इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो फिर इस केस में भी इसकी मोशन जो है वो क्या हो जाएगी? पीरियोडिक मोशन हो जाएगी। और इसके अलावा इसकी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, यही चीज़ हमने इस सेक्शन के अंदर स्टडी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज़ करें कि आपका पार्टिकल Q है और ये किसी सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक हो गया। और इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है? ओरिजिन। किसका ओरिजिन? एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन। ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। और ये भी सपोज करें कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है? r। और आपका पार्टिकल इस सर्कल के अंदर कितनी वेलोसिटी, कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है? v स्पीड के साथ मूव कर रहा है। और ये स्पीड क्या है? कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड v के साथ ये पार्टिकल q इस r रेडियस के सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। ठीक हो गया। अब इसके बाद ये भी सपोज करें कि इस वक्त इसकी पोजीशन वेक्टर यानी कि इसका जो रेडियस है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब एक और चीज़ आप रिकॉल करें, एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। ये किसके इक्वल होती है? डी थीटा बाय डी टी। ठीक हो गया। ये क्या, ये क्वांटिटी क्या बता रही है? ये आपको बता रही है कि किस रेट के साथ ये एंगल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी से मुराद ये कि पार्टिकल की जो एंगुलर पोजीशन है यानी थीटा, वो टाइम के साथ किस रेट के साथ चेंज हो रही है, वो क्या बन जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि कितने टाइम में इसने कितनी सर्कुलेशंस की है, कितनी ऑसिलेशंस की हैं, वो क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। इस एंगुलर वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी v के साथ किस तरह से रिलेट किया जा सकता है? v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। ये आपने चीज़ पढ़ी हुई है फिज़िक्स के अंदर फर्स्ट ईयर में। अब यहाँ से अगर आप ओमेगा की वैल्यू निकालें तो ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा इज़ इक्वल टू v डिवाइड विद r। ठीक है, तो अगर आपका पार्टिकल इस स्पीड के साथ, इस यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो फिर इस केस में इसकी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v डिवाइड विद r। सही हो गया। v कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, तो फिर इसका मतलब है ओमेगा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो इसलिए मैंने कहा कि ये एंगुलर वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। रीज़न क्या है कि ये जो एंगुलर स्पीड है, ये जो लीनियर स्पीड है, ये भी क्या है? ये यूनिफॉर्म है। ठीक हो गया। अब इसके बाद इस पॉइंट Q की आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करें ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसकी प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी? ये वाला पॉइंट P। ठीक है, अब एक चीज़ नोट करें, जैसे जैसे पॉइंट Q ऊपर की तरफ मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फिर आपका जो पॉइंट P है वो किधर की तरफ मूव करेगा? ओरिजिन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, देख लें, बेशक आपका ये पॉइंट यहाँ पर Q आ जाता है तो फिर इसकी प्रोजेक्शन जो वो किधर आ जाएगी? इधर। ठीक है,
इसी तरह से इस पॉइंट को और आगे लेके जाएं तो ये O के करीब आता जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपका पार्टिकल Q जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फिर आपका जो पार्टिकल P है वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन यानी एम्पलीट्यूड से किधर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। फिर इसी तरह से जब आपका पार्टिकल Q इस पॉइंट पे आएगा तो आपका जो ये प्रोजेक्शन पार्टिकल P है वो किधर आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, और जब ये इधर की तरफ आएगा तो ये इधर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे, और इसी तरह से जब आपका यहाँ से आपका पार्टिकल Q जो है वो ट्रैवल करता करता इधर की तरफ आएगा तो फिर ये P जो है ये वापस ओरिजिन की तरफ आएगा, और जब ये इधर पहुँच जाएगा, ठीक है, कितने डिग्रीज़ पे, 270 डिग्रीज़ पे, तब आपका जो पार्टिकल P है वो किधर आ जाएगा, दोबारा से ओरिजिन पे आ जाएगा। और जब Q दोबारा से यहाँ से ट्रैवल करता करता इधर की तरफ आएगा तो फिर आपका पार्टिकल जो है वो दोबारा किधर आ जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में। ठीक है, तो जब आपका पार्टिकल Q जो है वो एक वाइब्रेशन पूरी करेगा, एक सर्कुलेशन पूरी करेगा, तो आपका पार्टिकल P जो इस पॉइंट Q की प्रोजेक्शन है वो क्या करेगा, एक वाइब्रेशन पूरी करेगा। तो इससे ये साबित होता है कि जब ये पार्टिकल Q जो है वो एक सर्कुलेशन प्रूव करता है तो इसकी प्रोजेक्शन जो है वो क्या करती है, एक वाइब्रेशन पूरी करती है। ठीक है, इससे पता चलता है कि आपका पार्टिकल P जो है वो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब इस पार्टिकल का टाइम पीरियड जो होगा वही इस पार्टिकल P का भी टाइम पीरियड होगा, क्योंकि जितने टाइम में इसने अपनी वाइब्रेशन पूरी की है उतने ही टाइम में P ने भी अपनी वाइब्रेशन पूरी की है। तो हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि इसका टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड किस तरह से निकाला जा सकता है, ओमेगा किसके इक्वल है, थीटा डिवाइड विद आर, ये मैं इसकी थीटा डिवाइड विद टी, ये मैंने इसकी एवरेज फॉर्म यूज़ कर ली है। अब जब पार्टिकल पूरी एक वाइब्रेशन पूरी डिस्क्राइब करेगा तो फिर इस केस में उसने कितना एंगल ट्रैवल कर लिया होगा, 360 डिग्रीज़, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई रेडियंस। ठीक हो गया, और पूरी एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगता है, डेफिनेटली उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक हो गया, ये किसके इक्वल हो गया, ओमेगा। तो यहाँ से आपके पास टाइम पीरियड की क्या वैल्यू आ गई, 2 पाई डिवाइड विद ओमेगा। तो फिर आपके पार्टिकल Q का जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई बाई ओमेगा है, और इसी वजह से पार्टिकल P का भी जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा, 2 पाई डिवाइड विद ओमेगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने इस पार्टिकल P का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। नोट करें कि पार्टिकल Q का जो एक्सेलरेशन है उसका x कंपोनेंट जो है वो क्या बन जाएगा, पार्टिकल P का एक्सेलरेशन। ठीक है, इसकी रीज़न क्या हो सकती है, पार्टिकल Q का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या बन रहा है, OQ। इसके ऊपर हेड टू टेल लगाएं इस वेक्टर के ऊपर, तो ये किसके इक्वल होगा, OP प्लस PQ। ये चीज़ क्लियर होगी। अब पार्टिकल Q का एक्सेलरेशन क्या होगा, इसके पोजीशन वेक्टर का एक्सेलरेशन। ठीक है, तो OQ का जो एक्सेलरेशन है वो आपके पार्टिकल Q का एक्सेलरेशन है। पार्टिकल P का एक्सेलरेशन क्या होगा, इसके पोजीशन वेक्टर का एक्सेलरेशन, यानी OP का एक्सेलरेशन, जो कि यहाँ पे अपीयर हो रहा है। अब चूंकि OQ का जो x कंपोनेंट है, OQ का x कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो क्या बन रहा है, OP, और वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या बन रहा है, PQ। अब यहाँ से क्या क्लियर होता है, OQ की जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल है, इसकी एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट प्लस एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट। तो इसका मतलब हुआ OP की जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल है, OQ के x कंपोनेंट की एक्सेलरेशन के इक्वल। अब OP की एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, P की एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ कि P की एक्सेलरेशन क्या होगी, OQ की एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट होगी। ठीक हो गया, होपफुली ये वाला आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, वो ये कि जब कोई पार्टिकल
सर्कुलर मोशन में मूव करता है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो फिर इस केस में इसकी जो एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है और इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, सेंटर की तरफ हो जाती है। तो और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि आप लीनियर एक्सेलरेशन को एंगुलर वेलोसिटी के साथ किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। ए यानी कि आपकी जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल हो जाती है, आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। ये वाला फार्मूला भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। अब इसको यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट Q इज़ इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी, R, ठीक हो गया, मल्टीप्लाइड विद ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया। अब R किसके इक्वल है, R इक्वल है OQ के, तो फिर R की जगह यहाँ पर क्या लग जाएगा, OQ। लेकिन हम यहाँ पर OQ नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आपकी जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द ओरिजिन है। तो फिर कौन सा वेक्टर हमें यूज़ करना पड़ेगा, QO यूज़ करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो R की जगह हम क्या लगाएंगे, QO। ठीक हो गया। तो QO मल्टीप्लाइड विद ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब QO किसके इक्वल है, QO इक्वल हो गया, हेड टू टेल रूल लगेगा अब, QP प्लस PO। तो QP प्लस PO और बाकी सारा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब QP ओमेगा स्क्वायर प्लस PO ओमेगा स्क्वायर। अब ये वाली जो चीज़ है वो क्या है, Q के एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट है। तो फिर इसका मतलब हुआ कि जो पॉइंट P है इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगी PO ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। PO को अगर आप OP लिखना चाहें तो फिर आप इसको कैसे लिखेंगे, आपको इस वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स करना पड़ेगी, तो ये माइनस OP बन जाएगा। ये तो चीज़ हमें पता है कि अगर आप किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो साथ में क्या लगाना पड़ता है, माइनस लगाना पड़ता है। तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा साथ में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब OP किसके इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। PO जो है वो डिस्टेंस ऑफ O फ्रॉम P है। ठीक हो गया। तो उसकी डायरेक्शन ये बनती है, लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड है वो OP है, विच इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। अब ये चीज़ क्या बन जाती है, ये आपका वो वाला x बन जाता है। जब आपका पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तब हम उसके किसी भी आर्बिट्री पॉइंट P का डिस्टेंस कहाँ से निकाला करते हैं, ओरिजिन O से। ठीक है, यानी कि हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए होता है, OP। तो इसलिए हमने यहाँ पर PO की जगह क्या यूज़ किया, OP यूज़ किया। ठीक है, माइनस का साइन आ गया और ये जिस ओमेगा जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म था, अभी थोड़ी देर पहले बताया। ओमेगा यूनिफॉर्म है V के यूनिफॉर्म होने की वजह से, तो ये चीज़ कांस्टेंट होगी। तो इस इक्वल और इस कांस्टेंट को हम क्या बना सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी बना सकते हैं। और फिर आगे माइनस का साइन और आगे OP। अब यहाँ से आपको क्या चीज़ प्रूव होती है कि आपके पार्टिकल P का जो एक्सेलरेशन है ये किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। और बीच में क्या लग रहा है, माइनस का साइन। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द ओरिजिन। सही हो गया। तो इससे प्रूव होता है कि आपका पार्टिकल P जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। होपफुली आपको ये वाला आइडिया क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी चीज़ को ऑल्टरनेटिवली देखेंगे कि क्या आपका पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक हो गया। दूसरे मेथड से हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सपोज करें पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं
एक्स एंड वाई। ठीक है, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, x जो है वो ये वाली लाइन बन रही है किसके इक्वल हो जाएगी, r cos थीटा। ठीक हो गया। इसी तरह से जो y है वो कौन सी लाइन बन जाएगी, ये वाली लाइन यानी QP बन जाएगी। तो y किसके इक्वल हो गया, r sin थीटा। ठीक है, जस्ट आपने cos थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। cos थीटा किसके इक्वल आ जाता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये वाला हिस्सा जो कि x के इक्वल आ रहा है डिवाइड विद r, तो वहाँ से आपके पास x जो है r cos थीटा गया। इसी तरह से r sin थीटा आता है y की वैल्यू। ठीक है, अब पॉइंट P की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, पॉइंट Q के x कंपोनेंट की वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू dx/dt। ठीक हो गया। तो इसका आप डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। r जो है वो आपके पास कांस्टेंट है, सर्कल का रेडियस जो आप चेंज नहीं कर सकते यहाँ पर, तो इसलिए r के ऊपर डेरिवेटिव नहीं लगेगा। किसके ऊपर लगेगा, थीटा के ऊपर लगेगा। ठीक है, थीटा तो चेंज हो रहा है ना टाइम के साथ, इसलिए तो r cos थीटा का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस साइन थीटा, और फिर इसके बाद एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है थीटा, तो थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी थीटा बाय डी टी, जिसको आप थीटा डॉट भी लिख सकते हैं। और डी थीटा बाय डी टी किसके इक्वल है, ओमेगा के इक्वल है, तो फिर यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी जो है वो क्या बन जाएगा, माइनस आर ओमेगा साइन थीटा। इसी तरह से पॉइंट पी का जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव। ठीक है, वेलोसिटी का दोबारा से डेरिवेटिव लें इस क्वांटिटी का, तो आर और ओमेगा दोनों कांस्टेंट हैं, ये एज इट इज़ आ जाएंगे। फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाय डी टी। तो ये किसके इक्वल आ जाता है, दिस इज इक्वल टू माइनस आर, ये वाली क्वांटिटी ओमेगा बन जाती है, ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा किसके इक्वल हो गया, ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। अब आर कॉस थीटा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तो फिर ये चीज़ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बन जाती है। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर दोबारा से कांस्टेंट आ गया, तो दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, माइनस एक्स के। तो फिर इसका मतलब हुआ कि आपका जो पार्टिकल P है वो क्या चीज़ परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब हमारा ये वाला आर्टिकल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे, एक एग्जाम्पल नंबर 8। यह आपके चैप्टर की लास्ट एग्जाम्पल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर आपसे कहा जा रहा है, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ मोशन एंड मूविंग अवे फ्रॉम इट। ठीक है, एक पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक हो गया, और अपने सेंटर से जो वो कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर मौजूद है। ठीक हो गया, तो इस चीज़ को यहाँ पर डिपिक्ट कर लें। ये आपका पार्टिकल है, इसका ये जो ओरिजिन है ये इस पार्टिकल का की सिंपल हार्मोनिक मोशन का सेंटर है। और सपोज़ करें कि इस वक्त आपका पार्टिकल इस जगह पर है और इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या है, सपोज़ करें ये गिवन है कि ये x के इक्वल है। ठीक हो गया। और फिर इसके बाद आपसे कहा जा रहा है, फाइंड द टाइम इन विच it would be again at the same point moving in opposite direction। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जब ये यहाँ से आगे की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली अपनी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा, और फिर एक्सट्रीम पोजीशन से जब वापस इस पॉइंट P पर आएगा तो बताएं कितना टाइम ये लेगा। ठीक है, ये आपने ये वाला टाइम फाइंड आउट करना है। और फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि इफ़ टाइम पीरियड ऑफ मोशन इज़ t। ठीक है, तब आपने जाके क्या करना है, ये वाला टाइम फाइंड आउट करना जो अभी मैंने आपसे कहा है। ठीक है, वापस P पे आने के लिए जो टाइम चाहिए वो फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास जो इसकी मोशन का टाइम पीरियड है वो कितना हो, कैपिटल
t हो, ठीक है। और इसके अलावा जो केस नंबर 1 है उसमें ये कहा गया है कि इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज़ a, ठीक है। अगर आपकी मोशन का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है a, यानी कि ओरिजिन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस कितना है, अगर वो a के इक्वल है तो फिर आपने बताना कि इसने कितना टाइम लिया। और फिर दूसरा केस ये है कि अगर इसकी जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल हो, v के इक्वल हो। आपका जो केस 1 है इसमें आपका एम्पलीट्यूड a दिया हुआ है और आपका जो केस 2 है इसके अंदर वेलोसिटी v दिया है। तो इन दोनों केसेस के लिए आपने क्या करना है, इसके वापस p पे आने के लिए जो टाइम लगता है वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। होपफुली आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम इसका सलूशन करते हैं। अब हमें पता है कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो फिर उसकी प्रोजेक्शन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है। अब ये हमें बता दिया गया है, ये गिवन है कि आपका जो पार्टिकल p है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग एक दूसरा पार्टिकल ले सकते हैं जिसकी ये प्रोजेक्शन है और वो पार्टिकल क्या कर रहा होगा, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, ठीक है। ये वो वाला सर्कल है, ठीक हो गया। और इस वक्त आपका पार्टिकल p है और ये ओरिजिन से इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है इस केस में अभी जो आपका पार्टिकल है इस सर्कल पे, वो पार्टिकल q जो है वो इधर है, इस जगह के ऊपर मौजूद है, ठीक हो गया। और p जो है वो इसके डायरेक्टली बिलो है। अब जब ये पॉइंट इधर की तरफ मूव करेगा तो ये पॉइंट q किधर की तरफ मूव करेगा, ये इधर से नीचे की तरफ मूव करेगा। और जब ये p वापस यहाँ से चलता हुआ p की तरफ मूव करेगा तो ये पॉइंट जो है ये यहाँ से इधर की तरफ मूव करेगा तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप r कह दें। तो इसका मतलब हुआ, और हमें ये चीज़ पता है कि p का टाइम पीरियड और q का टाइम पीरियड इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ कि p जब यहाँ से चल के इधर और फिर यहाँ से चल के वापस इधर आएगा तो कितना टाइम कवर हो चुका होगा, जितना ये पार्टिकल q जो है यहाँ से ट्रैवल करके इस पॉइंट r तक पहुँचेगा, ठीक है। तो हमने एक्चुअली ये फाइंड आउट करना है कि इस आर्क QR में, इस वाली आर्क में जब पार्टिकल q ट्रैवल करेगा तो टोटल कितना टाइम लेगा, हमने वो वाला टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। तो वो टाइम आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको क्या गिवन है कि ये आपका केस नंबर 1 है, इसका हम सोल्यूशन करें। आपको ये गिवन है कि आपकी जो मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है a। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक यही एम्पलीट्यूड बनेगा, कितना हुआ a, और ये किसके इक्वल आ रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल, ठीक है। तो O से लेकर Q ये भी रेडियस है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से O से लेकर R तक जो डिस्टेंस है ये भी सर्कल का रेडियस है, ये भी a के इक्वल हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ से भी आप क्या करें, पॉइंट R की प्रोजेक्शन ड्रॉ करें, ये भी पॉइंट P पर आएगी, ठीक हो गया। यहाँ तक होपफुली आपको ये छोटी सी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब इसके बाद एक चीज़ नोट करें, आप सपोज़ करें कि आपका जो टाइम है, जो आपको टाइम चाहिए, रिक्वायर्ड टाइम, वो क्या है, t1 है। t1 वो टाइम है जिसमें ये पार्टिकल q जो है ये यहाँ से मूव करता हुआ इस पॉइंट r पर आ जाता है। तो वो टाइम आप किस तरह से निकाल सकते हैं। अब ये चीज़ आपको पता है कि ये पार्टिकल जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो फिर इसकी जो ये वाला जो पार्टिकल है, ये जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इस पॉइंट P का करस्पॉन्डिंग पार्टिकल वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, ठीक हो गया। तो फिर इस केस में यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के केस में ये किसके इक्वल होती है, टोटल एंगल थीटा डिवाइडेड विद इस थीटा को कवर होने में जितना टाइम लगा है वो टाइम t, ठीक है। अब जो हमारा थीटा है वो क्या बन रहा है, ये वाला एंगल। आपकी आर्क जो है वो सेंटर O के साथ कितना एंगल बना रही है,
यानी कि जब पॉइंट Q जो है यहाँ से चलता हुआ पॉइंट R की तरफ आता है तो फिर इसने टोटल कितना एंगल बनाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला एंगल बनाया। ठीक हो गया। तो ये एंगल किसके इक्वल हो गया, QOR, एंगल QOR डिवाइड, और इतना एंगल कवर करने में, इतना ये वाला आर्क कवर करने में कितना टाइम लगा, ये एंगल कवर करने में टाइम लगा, उसको हमने क्या कह दिया, T1। ठीक है, और यही टाइम हमने फाइंड आउट करना था। तो यहाँ से अगर आप T1 की वैल्यू निकालें, जो आपका रिक्वायर्ड टाइम है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल QOR डिवाइड विद ओमेगा। ठीक है, अब आपका जो टास्क है वो क्या है, आपने ये वाला एंगल QOR फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप पहले सपोज़ करें कि ये वाला जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला, ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो फिर ये नीचे वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी डेफिनेटली थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि एंगल QOR क्या हो गया, ये थीटा प्लस थीटा के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये थीटा प्लस थीटा डिवाइड विद ओमेगा। तो T1 किसके इक्वल हो गया, T1 इज इक्वल टू 2 थीटा डिवाइड विद ओमेगा। बुक के ऊपर ये डायरेक्ट हुआ, मैं आपको ये पूरे पॉइंट्स करा रहा हूँ। अब आपका काम क्या है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना। थीटा आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इस वाली ट्राइंगल से, ट्राइंगल QPO, इसके ऊपर कॉस थीटा लगाएं। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस कितनी है, O से लेकर P तक का कितना डिस्टेंस है, ये गिवन है कि ये x है, ये आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कितना है, A आ रहा है, सर्कल का रेडियस। ठीक हो गया। तो यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स x ओवर A। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो आपके पास T1 जो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 कॉस इनवर्स x ओवर A। ये वाली चीज़ वहाँ पर डायरेक्ट लिख दी गई है आपकी बुक में। ओमेगा की वैल्यू आप किस तरह से निकाल सकते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ओमेगा किसके इक्वल है, 2 पाई डिवाइड विद कैपिटल T। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि टाइम पीरियड किसके इक्वल है, 2 पाई डिवाइड विद ओमेगा। ठीक है, ये थोड़ी देर पहले हमने देखा था। अब इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ करें, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू लगाएं, किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई डिवाइड विद T। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 2 पाई डिवाइड विद कैपिटल T। यह T टॉप पे चला जाएगा, 2 और 2 कट हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा T कॉस इनवर्स x ओवर A डिवाइड विद पाई। तो ये आपका रिक्वायर्ड टाइम था। होपफुली आपको ये वाला आंसर समझ आ गया होगा। इसके बाद हमने केस नंबर 2 करना है। केस नंबर 2 के अंदर आपसे क्या कहा गया है कि आपका पार्टिकल जो है वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो आपने बताना है कि यही टाइम जो है फिर क्या बन जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसी टाइम के अंदर क्या चीज़ लेके आनी है, वेलोसिटी v लेके आनी है। ठीक है, इसके लिए आपको सेक्शन 8.7 से रिकॉल करना पड़ेगा, 8.6 से, जो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि d²x/dt² सिंपल हार्मोनिक के मोशन के केस में किसके इक्वल होता है, माइनस लैम्डा x। ठीक हो गया। इसको जब हमने इंटीग्रेट किया था वहाँ पर, तो dx/dt जो कि आपकी वेलोसिटी है, ये किसके इक्वल आ गया था, स्क्वायर रूट लैम्डा c² माइनस x²। c आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड था, और हमारे केस में यही एम्पलीट्यूड क्या है, c की जगह a है। तो फिर यहाँ पर जो है v जो है किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट लैम्डा a² माइनस x² के इक्वल। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, तो इसको ज़हन नशीन करें। अब इसके बाद इसी चीज़ को यूज़ करें, T1 को। यहाँ से आप क्या करें कि इन टर्म्स को उधर लेके जाएं, कोसाइन फाइंड आउट करें। ये क्या बनेगा, पाई को T1 से मल्टीप्लाई करें, इसको इक्वेशन का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 1। तो केस 2 में आप लिखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, पाई
T1 डिवाइड विद कैपिटल T इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ x ओवर a। अब इसके बाद आपने क्या करना है, कॉज को इधर लेके आ जाना है, कॉज पाई T1 डिवाइड विद कैपिटल T इज इक्वल टू x ओवर a। तो ये कॉज है। इसके बाद आप क्या निकालें, साइन की वैल्यू निकालें। ठीक है, साइन आपके पास क्या आ जाएगा, इसी का साइन, साइन ऑफ पाई T1 डिवाइड विद कैपिटल T। ये मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको आगे बताऊँगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर पाई T1 बाय कैपिटल T, तो वो क्या हो जाएगा, x ओवर a का स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइड विद स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा, जस्ट a। इसके बाद आप क्या निकालें, tan निकालें, tan ऑफ पाई T1 ओवर कैपिटल T, ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ओवर कॉस, साइन क्या है, स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल डिवाइड विद a। उसके बाद कॉस, ये किसके इक्वल है, x डिवाइड विद a और a कट हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास क्या रह जाएगा, जस्ट ये वाली चीज़ रह जाएगी। अब यहाँ से आपने क्या करना है, tan को उठा के दूसरी तरफ लेके जाना है, तो आपके पास ये आ जाएगा पाई T1 ओवर कैपिटल T इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइड विद x। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, एक्चुअली हम इसको इस फॉर्म में लाना चाहते थे। ठीक हो गया, क्योंकि इस फॉर्म से हमने क्या करना है, वेलोसिटी लेके आनी है। वेलोसिटी लाने के लिए ज़रूरी था कि हम क्या लेके आएँ, वेलोसिटी वाली टर्म लेके आए, यानी कि स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर किसी तरह से लेके आए, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ा, कॉस से साइन निकालना पड़ा। हमने साइन में देखा कि यहाँ से भी स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाता है, तो हमने यहाँ से tan निकाल लिया, जो कि ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, क्या बनेगी, इनके स्क्वायर रूट अलग करें, स्क्वायर रूट लैम्डा मल्टीप्लाइड विथ स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर v। इसको वहाँ पर डिवाइड करें, v डिवाइड विथ स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये आपके पास स्क्वायर रूट लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ से अपने स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, वो क्या हो जाएगी, v डिवाइड विथ स्क्वायर रूट लैम्डा। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लग जाएगा, v डिवाइड विथ स्क्वायर रूट लैम्डा। तो ये चीज़ बन जाएगी tan इनवर्स ऑफ v डिवाइड विथ स्क्वायर रूट लैम्डा होल डिवाइडेड विथ x। ठीक हो गया, स्क्वायर रूट लैम्डा को यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, तो फिर ये बन जाएगा v डिवाइड विथ x मल्टीप्लाइड विथ स्क्वायर रूट लैम्डा। ठीक हो गया, फिर उसके बाद आप इस t को उधर मल्टीप्लाई करें और पाई को यहाँ पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास T1 की वैल्यू आ जाएगी, किसके इक्वल आ जाएगी, कैपिटल T डिवाइड विथ पाई। ये आपका आंसर है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा हम स्क्वायर रूट लैम्डा को भी ख़त्म कर सकते हैं। किस तरह से, उसी सेक्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि आपका जो टाइम पीरियड कैपिटल T है वो किसके इक्वल होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में इट इज़ इक्वल टू 2 पाई डिवाइड विथ स्क्वायर रूट लैम्डा। ये चीज़ पढ़ी थी। तो स्क्वायर रूट लैम्डा जो है वो यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड विथ टी। तो यहाँ पर वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट लैम्डा की जगह 2 पाई डिवाइड विथ टी, तो 2 पाई नीचे डिवाइड विथ टी आता है, उसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिख लेंगे। ठीक हो गया, तो ये वाली चीज़ आपका आंसर है जो आपकी बुक में गिवन है। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।